हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और दोस्तों स्वागत है सभी का जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज हमारा जो नया दोस्तों हम लोग आज इंडियन जो वॉर्स हैं यानी भारत के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन पर हम लोग दोस्तों एक सीरीज कर रहे हैं। उसकी दोस्तों आज तीसरी क्लास है। हम 2 युद्ध कर चुके हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी, तो पहला दोस्तों जिसको हम भारत का प्रथम युद्ध भी मान सकते हैं दोस्तों, दसराग युद्ध के बारे में मैंने पहली क्लास की थी जो आपकी ट्यूसडे को हुई है। और दोस्तों फिर मैंने अलेक्जेंडर के बारे में, जिसमें दोस्तों दूसरा जो हमारा सीरीज हुई है, दूसरी इसमें जो क्लास हुई है वो अलेक्जेंडर के बारे में मैंने की थी, है ना। उसमें दोस्तों मैंने अलेक्जेंडर के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी दी जितनी ज़रूरी थी। दूसरा हमने हाइडे स्पीच का युद्ध पढ़ा और भी बहुत सी ऐसी जानकारी जो मैंने वहाँ पे देने लायक थी उससे आसपास की, वो सारी चीज़ें वहाँ से दी मैंने। ठीक है, तो आज जो हमारा नया जो तीसरी क्लास है इसकी सीरीज की दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों एक बहुत महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक महान ऐसा सम्राट जो ऐसे सम्राट के बारे में जो जिसका आज तक ऐसा कोई आज तक कोई ऐसा शासक हुआ ही नहीं जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों। महान अशोक के बारे में दोस्तों, महान अशोक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, महान अशोक के बारे में दोस्तों हम लोग आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, हम इस सीरीज के साथ में दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज कर रहे हैं, जिसको दोस्तों हम लोग मंडे और क्या कहते हैं MWF दोस्तों 3 दिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। जिसमें दोस्तों अभी हमारा जो रिसेंट का टॉपिक है यानी जो हमारा वर्तमान का जो टॉपिक है जो है ना, वो हमारा दोस्तों चल रहा है ट्राइब्स यानी दोस्तों जनजाति दोस्तों हम वहाँ करा रहे हैं। और उसमें दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी में हमने सारा कुछ करा दिया है बहुत कुछ। अब ट्राइब्स कराने के बाद डायरेक्ट सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है उसमें दोस्तों हमारा मानसून, जो हम लोग दोस्तों ट्राइब खत्म होने के बाद दोस्तों हम लोग भारतीय मानसून की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मानसून आने वाला भी है तो हम लोग साथ में समझते भी चलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्राइब्स इसीलिए दोस्तों हम उसको थोड़ा रोक के रखे थे कि ये समय के साथ जैसे भारत में मानसून आएगा उसी समय हम लोग भी दोस्तों मानसून को पढ़ेंगे तो ज़्यादा रिलेटिव लगेगा, ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो ये टॉपिक अभी ट्राइब चल रहा है। इसकी 2 क्लास दोस्तों हो चुकी हैं। आप जो भी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है दोस्तों जाइए दोस्तों उसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और आप वहाँ से जो पूरी मैंने जहाँ से आपको चाहिए जितना भी डिटेल ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें चाहिए सब मैंने करा रखी है। आप वहाँ जाके और क्रैकर जीएस एकेडमी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट को दोस्तों देख लीजिए। सारी क्लासेज आपको क्रमबद्ध में मिल जाएंगी, हम सीरियल वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी ट्राइब्स, ये हो गई हमारी इंडियन ज्योग्राफी की बात। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 दिन क्या होता है दोस्तों, जो सेशन है वो रहता है वॉर करते हैं, और दोस्तों 3 दिन दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो दोस्तों आज महान अशोक, और अगर महान अशोक की बात करें तो हम लोग जिस युद्ध पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं तो वो दोस्तों हमारा जो युद्ध है वो कलिंग का युद्ध। कौन सा दोस्तों युद्ध है? कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंगा, है ना। कलिंग के युद्ध पर हम लोग फोकस करेंगे। बट वो युद्ध किससे रिलेटेड है? तो अशोक। तो अशोक के बारे में दोस्तों जितना कुछ भी जरूरी रहेगा आप लोगों के जानने के लिए, और मैं इतना डिटेल से इतनी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो दोस्तों आप शायद कभी आपने सही पढ़ा भी ना हो किसी बुक में दोस्तों, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो महान अशोक के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अब तक के पूरे विश्व में दोस्तों अब तक का सबसे महान शासक हुआ है। महान शासक कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि इसके पास एक बड़ा साम्राज्य था। महान दोस्तों वो नहीं होता जो एक बड़े क्षेत्र को जीत लेता है। महान दोस्तों वो होता है जो जितने ज़्यादा दिलों पर राज करता है ना। तो या उसकी क्या समाज के लिए या विश्व के लिए या देश के लिए उसका क्या महत्व रहा है, उस शासक के लिए या उस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का किसी भी वस्तु का जितना ज़्यादा उपयोगिता होती है वो उतनी ही ज़्यादा महान होती है दोस्तों। तो अशोक इसलिए महान नहीं थे दोस्तों कि उनके पास एक बड़ा साम्राज्य था। अगर साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ कलिंग को जीतने के अलावा दूसरा कोई और क्षेत्र नहीं जीता। पूरा जीता हुआ क्षेत्र तो उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता दोस्तों बिंबिसार उनको दे ही गए थे, है ना। बट उनकी जो महानता की जो हम लोग आज गाथा सुनते हैं या जो महानता की बातें करते हैं या हम लोग जो उनके बारे में पढ़ते हैं, महान अशोक, महान जो महान शब्द लगा है उसके पीछे की दोस्तों उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, उन्होंने जो देश के लिए ये जो विश्व को जो दिया है, उनकी जो शांति की नीति थी, उनकी जो धर्म की नीति थी,
वो इसलिए दोस्तों हम उनको क्या कहते हैं, महान कहते हैं दोस्तों। तो आज हम दोस्तों ऐसे ही व्यक्तित्व पर, इन्हीं पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, और आप लोग आराम से मेरे साथ बैठ के इनकी सिर्फ कहानी सुनिए दोस्तों। आज कहानी सुनाएंगे हम आपको, बस एक है ना, आपको बस जो चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा अगर, तो उसको लिख लेना अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बुक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको आराम से मेरे साथ बैठ के सुनिए, ठीक है। तो अशोक महान के बारे में दोस्तों आप हम लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय से शुरू करते हैं, और फिर हम लोग कलिंग युद्ध से जोड़ते हुए उसके बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। वहीं भी दोस्तों हमको मजा भी आ गया पढ़ने में। तो अगर हम कलिंग युद्ध से पहले दोस्तों हम अशोक के जीवन परिचय की बात करते हैं, तो हम लोग दोस्तों अशोक के जीवन के बारे में बात करें दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के ये शासक थे दोस्तों अशोक, तो उनके बारे में थोड़ा हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या था कि जब सिकंदर महान दोस्तों, अलेक्जेंडर जिसको हम महान तो उसको नहीं मानते दोस्तों, ठीक है, अलेक्जेंडर जब भारत से वापस गया, तो वो भारत से वापस कब गया था दोस्तों, 324 ईसा बीसी में दोस्तों। कहीं कहीं बुकों में आपको 324 बीसी लिखा होता है, कहीं कहीं पे दोस्तों 323 बीसी लिखा होता है। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा हमको प्रमाणित स्रोत नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों इस वजह से क्या होता है कि हम उस पर एक चीज़ पर अटल रह के बात नहीं कर पाते। तो बुक्स में आप इतना रिजेक्ट मत हो जाइएगा कि किसी बुक में 324 लिखा है तो 323, आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी। बट आप ये जान लीजिए कि अब अगर कभी पूछी भी जाएगी तो 324 और 323 दोनों नहीं दिया रहेगा। ये भी एक बात आप याद रखिएगा। कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन दोस्तों पेपर्स में बहुत कम उठाए जाते हैं, अगर पेपर उठाए भी जाते हैं तो दो में से कोई एक ही डेट देगा, दोनों डेट नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको इस चीज़ का हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वापस गए अलेक्जेंडर महान, तो क्या हुआ दोस्तों, चाणक्य ने पूरे भारत को एक भारत करने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा भारत दोस्तों कई खंडों में कई राजाओं के बीच में बटा हुआ था, छोटे छोटे, तो उसने ऐसा भांपा कि अगर हमारे भारत को ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों में बटा रहेगा और हमारे भारत पर ऐसा घमंडी, जिसको घनानंद को वो घमंडी और बहुत ही है ना वैसा शासक समझता था, तो अगर ऐसा शासन करेगा तो हमारा भारत का पर हमेशा ही आक्रमण होते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों उसने एक प्रण लिया कि मैं एक पूरे भारत को एक सूत्र में बांधूंगा, और एक सूत्र में बांधेंगे दोस्तों इस पर एक ऐसे शासक को स्थापित करूंगा जो प्रजा के लिए, जो देश के लिए, जो हमारी देश की रक्षा कर सके, उस वैसा शासक स्थापित करेंगे। तो चाणक्य ने जब ये प्रण लिया दोस्तों, तो चाणक्य इस खोज में लग गया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले। तो उसको, अब ये कहानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की है, बट ये जान लीजिए कि उसको चंद्रगुप्त मौर्य मिले, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारशापण में खरीदा और उसको तक्षशिला में दोस्तों उसको प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद दोस्तों उनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, घनानंद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करवा दी, और घनानंद को दोस्तों हरा कर दोस्तों क्या हुआ, नंद वंश का समूल नाश करके दोस्तों उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करा दी, ठीक है। ये मैंने जल्दी इसलिए बता दी क्योंकि हम लोग अभी अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई दोस्तों, और मौर्य वंश में दोस्तों क्या हुआ, अब इनके बारे में भी दोस्तों दो चीजें हैं। किसी बुक में दोस्तों 323 में लिखा होता कि चंद्रगुप्त बीसी में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ, ठीक है, और किसी बुक में दोस्तों 322 बीसी लिखा होता। तो फिर मैंने वही चीज कही कि दोस्तों आपको इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस किसी एक डेट को आप याद रख लें बस, ठीक है। तो इनका जब राज्यारोहण हुआ, इन्होंने फिर क्या किया, घनानंद को, देखो घनानंद को हराने से पहले इन्होंने घनानंद के आसपास के जितने भी राज्य थे उनको जीत लिया, और अपने में जीतने के बाद एक बड़ी सेना बढ़ाई, और फिर क्या हुआ, घनानंद को हरा दिया। घनानंद को हराने के बाद दोस्तों इन्होंने दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार किया, और दोस्तों लगभग एक कर्नाटक तक इन्होंने अपने पूरे भारत मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया दक्षिण में, ठीक है। और पूर्व में दोस्तों अगर हम पश्चिम की बात करें तो दोस्तों इन्होंने अब हिंदू कुश के पर्वत तक दोस्तों, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर था दोस्तों, उनसे दोस्तों वो सारे क्षेत्र जीत लिए। और दोस्तों यहाँ हम जो असम का क्षेत्र अगर छोड़ दें, आज का असम का मतलब नहीं है, असम मतलब पहले जो था असम, वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे पहले असम के अंदर आते थे, बाद में ये असम कई पार्टों में बटा है, ठीक है। तो असम से इधर जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है पूरा जीत लिया था। इनके राज्य क्षेत्र में सिर्फ क्या कहते हैं, उड़ीसा नहीं था, और दोस्तों सुदूर दक्षिण में जो राज्य थे चोल, चेर, पांड्य, ये इनके राज्य का हिस्सा नहीं था। बाकी इनके राज्य में पूरा लगभग भारत शामिल हो गया था, ठीक है। तो यही विरासत दोस्तों इनके पुत्र बिंदुसार को भी मिली। बिंदुसार ने भी दोस्तों साम्राज्य विस्तार के नाम पर सिर्फ कहीं कहीं छिटपुट युद्ध उनके शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ, कई विद्रोह हुए। तो विद्रोह में दोस्तों बस, और बाकी
पूरा साम्राज्य दोस्तों आपको वैसा ही था। और जब बिंदुसार की बात दोस्तों, जब अशोक राजा बने, तो अशोक दोस्तों कब राजा बने, तो अब हम इसकी बात करते हैं, महान अशोक की बात कर रहे हैं। तो अशोका द ग्रेट जिनको बोला जाता है दोस्तों, महान अशोक, ठीक है, महान अशोक। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों इनको जो देखो, मैं एक चीज बता दूं, ये 273 ईस्वी में इनको शासन मिला, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 273 ईस्वी में ये शासन भी स्थापित हुए। बट इनका जब राज्यरोहण जो हुआ है वो 269 ईस्वी में बीसी में हुआ है दोस्तों, 269 बीसी में। अब इस 4 साल के गैप में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने कई भाइयों का वध किया है, कई भाइयों को परास्त करने के बाद दोस्तों ये गद्दा जो सत्ता है उसको हासिल कर पाए हैं और फिर इनका राज्यारोहण हो पाया। बट ये सब चीज़ें दोस्तों कंट्रोवर्सी की बात है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वो अपने अभिलेखों में जो 14 शिलालेख उसने बृहद शिलालेख बनवाए हैं, उसमें दोस्तों वो अपने परिवारों के प्रति अपने प्रेम को का प्रदर्शित करता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं माना जा सकता कि उसने अपने 100 भाइयों का वध करके दोस्तों क्या किया था कि इस सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, तो उस पर नहीं जाएंगे, बट ये जान लीजिए कि 273 ईस्वी में वो सत्ता पर बैठा, उसका बट वो राजरोहण उसका नहीं हुआ था। उसका राजरोहण दोस्तों 269 बीसी में हुआ। ठीक है, 269 बीसी में दोस्तों राजरोहण हुआ। और जब उसका राजरोहण हुआ तो दोस्तों उसकी साम्राज्य की सीमा कितनी थी वो मैं आपको मैप के थ्रू दोस्तों बता देता हूँ। ठीक है, उसके साम्राज्य की सीमा कितनी थी तो दोस्तों आपको मैं मैप के थ्रू बता देता हूँ। ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत है। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताया है कि दोस्तों आप लोग इंडिया का, हमारे प्यारे भारत का दोस्तों मैप बनाने की प्रैक्टिस जरूर किया करें। कुछ नहीं दोस्तों, बस मैप जो है भारत का मैप जैसा लगे दोस्तों, देखने में दोस्तों लगे कि हाँ ये हमारा इंडिया ही है बस, और बाकी हमको कोई स्केल या इंची टेप लेके उसको नापना नहीं है कि ये भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बस ऐसा लगे। तो दोस्तों अगर हम साम्राज्य की सीमा की बात करें इनकी, तो दोस्तों ये दोस्तों उड़ीसा है, उड़ीसा को छोड़ दे दोस्तों, और इधर दोस्तों ये असम वाला इलाका ये छोड़ दे, मैं जहाँ जहाँ बना रहा हूँ, और इधर दोस्तों ये सुदूर दक्षिण में दोस्तों कर्नाटक और दोस्तों तमिलनाडु का एरिया छोड़ दिया जाए, कर्नाटक और दोस्तों तमिलनाडु का जो एरिया छोड़ दिया जाए, सॉरी दोस्तों तमिलनाडु और दोस्तों केरल वाला जो एरिया छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर दोस्तों आंध्र प्रदेश कर्नाटक का पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र दोस्तों यहाँ से लेके पूरा दोस्तों हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो अफगानिस्तान, कहाँ है दोस्तों? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे इलाके में दोस्तों हिंदू कुश से लेकर इस पूरे इलाके में दोस्तों उसको वो शासन, ये बिंदुसार जब राजा बना तो उसको ये सारे क्षेत्र उसके अंदर ही थे। सिर्फ कलिंग को दोस्तों ना तो बिंदुसार ने जीता, ना ही दोस्तों इनके संस्थापक देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। ठीक है, तो कलिंग किसी के अधीन नहीं था। इसी कलिंग को दोस्तों क्या किया है अशोक ने अपने अधीन लाने के लिए दोस्तों जो कलिंगा युद्ध है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ये युद्ध किया था। ठीक है, तो ये इसके साम्राज्य की, इनके जो साम्राज्य की, अशोक महान की जो साम्राज्य की ये सीमा थी दोस्तों। ठीक है, ये इनके साम्राज्य की सीमा थी। ये भी दोस्तों क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोस्तों इन्होंने कलिंग तो जीत भी लिया, बट ये वाले क्षेत्र इन्होंने नहीं जीते। इसके पीछे की जो स्टोरी है दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे के दो फिलोसफर दो तरीके के हैं, जैसे रोमिला थापर है ना, नयन ज्योत लहरी जी हैं, जो कहती हैं कि उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव वो देती है कि इसके ना जीतने का कारण ये था इनके। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, बट अभी हम लोग पहले इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके साम्राज्य की सीमा थी। ठीक, ये तो हो गई। इसके बाद हम आते हैं अब सीधे कलिंग युद्ध के बाद में की बात करते हैं। ठीक है, ये बात चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इतना हमको जानना चाहिए था। सबसे पहली चीज 273 ईस्वी में शासक बना, बट इसका राज्यरोहण दोस्तों 269 ईस्वी में हुआ। और जब इसका राज्यरोहण हुआ तो उस समय इसके साम्राज्य की सीमा दोस्तों यहाँ हिंदू कुश पर्वत से लेकर दोस्तों असम के इलाके तक था। असम को छोड़ दे पूरा, बस वहाँ के टच तक था, और बाकी सुदूर दक्षिण में यहाँ तक था। ठीक है ना, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अशोक के जो अभिलेख है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में मिले हैं दोस्तों। कर्नाटक, ठीक है, सबसे ज़्यादा, कभी अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिले हैं तो दोस्तों कर्नाटक में। ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अशोक के सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है दोस्तों वो कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में मिले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी कर्नाटक राज्य से ही दोस्तों एक अभिलेख मिला है ना, उसी में दोस्तों पहली बार
क्या लिखा है, अशोक का नाम अशोक लिखा है, जैसे मास्की, गुर्जरा, है ना, उड़ेगालम, नेत्तूर, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं दोस्तों। कौन नाम मैं बता देता हूँ, नहीं तो उसके जितने भी अभिलेख हैं उसमें दोस्तों उसका नाम जो है देवा नाम प्रिय लिखा होता है, देवा नाम प्रिय, प्रिय लिखा होता है दोस्तों, प्रिय नहीं लिखा होता, प्रिय लिखा होता है, देवा नाम प्रिय दोस्तों। सारे अभिलेख में सिर्फ 4 अभिलेख हैं, जो कौन कौन से दोस्तों, गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उड़ेगोलम, है ना, उड़ेगोलम, उड़ेगोलम, नेत्तूर, मास्की, गुर्जरा। इन 4 अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है, अदरवाइज किसी भी अभिलेख में दोस्तों उसका नाम अशोक नहीं मिलता है। सब में उसका नाम जो होता है लिखा होता है वो देवा नाम भी है। इन्हीं 4 अभिलेख से पता चलता है कि ये अशोक, महान अशोक थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध की। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध पर आ जाते हैं। कहानी दोस्तों वहीं से बढ़ेगी, वहीं से हमको इंटरेस्टिंग लगेगी। ये चीजें आप लिख लीजिए, जो मैं लिख देता हूं आप लिख लिया करिए, ये आपके काम आएंगे दोस्तों। ये पेपर में सीधे ही पूछा जाता है कि किस अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिला है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, उड़ेगोलम, नेत्तूर, मास्की, गुर्जरा, ये 4 अभिलेख हैं दोस्तों, जो दोस्तों जिनका में अशोक का नाम दोस्तों अशोक लिखा है। और ये चारों दोस्तों कहाँ पे हैं दोस्तों, तो कर्नाटक के हैं, उड़ीसा और ये सब चीजें। ठीक है, बट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये याद रखना है कि अशोक का नाम कौन किस अभिलेखों में, 4 अभिलेख थे जिनमें अशोक का नाम अभिलेख मिला, है ना, अशोक मिला। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम सीधे आते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध की बात में। तो कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो दोस्तों सब वही चीज है कि कब हुआ, कहां हुआ, कारण क्या था इसका दोस्तों, इसके बाद है ना, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो और किसके मध्य हुआ दोस्तों, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम कब हुआ कि अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कब हुआ, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, कब हुआ, अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो अशोक के स्वयं 13वें शिलालेख में दोस्तों। ठीक है, अशोक का एक 13वां बृहद शिलालेख है, अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां बृहद शिलालेख में अशोक ने स्वयं कहा है कि उसने अपने राज्यरोहण के 8 वर्ष बाद, यानी 90 वर्ष। देखो क्वेश्चन जो है वो 2 पैटर्न पे पूछा जा सकता है इसमें। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष बाद या कौन से वर्ष। देखो राज्यरोहण के कितने वर्ष बाद या राज्यरोहण के कितने वर्ष तक। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अशोक ने स्वयं अपने कौन से अभिलेख में, 13वें शिलालेख में, ये भी याद रखना है कि इसके जो स्रोत है, जो इसका स्रोत है युद्ध का कहाँ से प्रमाण मिलता है, तो उसके 13वें शिलालेख में स्वयं अशोक ने, किसमें दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन कि किस अभिलेख में, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना 13वें बृहद शिलालेख में। देखो ये शिलालेख मतलब क्या है, शिला मतलब दोस्तों पत्थर होता है, लेख मतलब उसमें खुदवाया हुआ लेख होता है। तो ये शिलालेख मतलब शिल पर लिखे हुए लेख थे, जो 14 लेख थे दोस्तों। आप ये चीज याद रखिए कि एक ही पत्थर पे 14 लेख लिखवाए जाते थे, ना कि अलग अलग 14 शिलालेख थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये शिलालेख है, ये शिला है, इसी पे दोस्तों 14 लेख लिखाए जाते थे, इसीलिए इसको 14 बृहद शिलालेख बोलते हैं, ना कि 14 अलग अलग पत्थरों पर एक एक लेख लिखाएगा, नहीं, एक पत्थर पर 14 लेख लिखाए जाते थे, इसीलिए इसको 14 बृहद शिलालेख नाम भी दिया जाता है, इसलिए इसको शिलालेख है। ये चीज समझ में आ गई मेरी बात को ना, मतलब समझने की बात यह है सिर्फ कि एक ही पत्थर पर 14 लेख लिखाए गए हैं और वो अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ना कि ऐसा नहीं कि 14 बृहद शिलालेख है उस पर एक एक बात लिखा के अलग अलग 14 बना दिए गए, नहीं, एक ही शिलालेख पे 14 बातें लिखी रहती थी और अलग अलग एरिया में ये लेख आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है उसके 13वें बृहद शिलालेख में दोस्तों मिलता है, जिसमें वो कहता है कि उसने अपने सिंहासन के राज्यरोहण के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। और फिर इसमें इसी शिलालेख में वो आगे लिखता है, आगे लिखवाता है कि इस शिलालेख में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और ना जाने कितने लोग महामारी की शिकार से मारे गए।
ठीक है। इसमें ये पूरे शिलालेख की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें वो लिखता है कि उसने राज्यरोहण के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसमें उसने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, 1 लाख लोगों को मारा, और दोस्तों जाने कितने लोग दोस्तों महामारी से मारे गए, ठीक है, क्योंकि उस युद्ध के बाद वहाँ एकदम जो कह सकते हैं कि बहुत वो भीषण महामारी भी फैल गई थी, क्योंकि इतने लोगों का नरसंहार, इतने लोग मारे गए थे वहाँ पर कि जो आज तक ऐसा कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक अगर किसी युद्ध में इतनी लहू या इतना खून बहा है दोस्तों तो वो कलिंग युद्ध में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई इस युद्ध में, है ना, ये चीज़ें हो गई हमारी इसकी बात। तो इसका जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में हुआ था। तो ये और कब हुआ था दोस्तों? तो 8वें वर्ष बाद यानी 261 BC में दोस्तों। 8 वर्ष बाद मतलब 8 अपने उसके राज्यरोहण के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष हुआ था। 9वें वर्ष हुआ था और दोस्तों 8 वर्ष बाद हुआ था, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 261 BC में दोस्तों ये हुआ था कलिंग का युद्ध। अब मैं इस युद्ध के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, ठीक है, ये युद्ध करने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये चलो अभी हम पहले कर लेते हैं और चीज़ें हम बता देते हैं। फिर ये चीज़ कहाँ हुआ दोस्तों? तो कहाँ हुआ के ऊपर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, ये माया नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। अभी तक आपको यही नहीं पता होगा किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये याद रखिएगा। बहुत से अभी तक क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं गया है, बट कभी भी पूछ लेगा तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं ये 100% बता दूं, अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होगा कि किस नदी किनारे हुआ था। ये माया नदी के किनारे हुआ था दोस्तों, ठीक है, जो कलिंग पर ही है दोस्तों, कलिंग में ही है, ठीक है। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? इसकी अगर हम बात करें, किसके मध्य हुआ, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये अशोक तो जानते ही, सभी लोग जानते हैं कलिंग युग में अशोक, जो मैं लिखा रहा हूं दोस्तों वो, और वर्सेस दोस्तों महापद्मनाभ। ये नाम भी दोस्तों बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, महापद्मनाभ जो दोस्तों कलिंग के जो राजा थे वो महापद्मनाभ थे। ये मैं 100 आपको गारंटी दे सकता हूँ। बहुत से बच्चों को इसका कलिंग युद्ध तो पता रहता है कि कलिंग युद्ध अशोक ने किया है, बट ये नहीं पता होता कि वहाँ के शासक कौन थे। तो ये याद रखना। और महापद्मनाभ के नाम से पता चलता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित था, है ना, वैष्णव धर्म से संबंधित था, बट उतना जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सेव लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ वैष्णव और लिख रहा हूँ सेव, देखिए मेरी बात को, है ना, मतलब वैष्णव धर्म दोस्तों, सेव नहीं, वैष्णव धर्म से संबंधित ऐसा माना जाता है, बट उतना कोई जरूरी नहीं। ये जान ली किसके मध्य हुआ? तो अशोक जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, जो कहाँ शासन करते थे दोस्तों? तो मगध में। मगध मतलब दोस्तों पटना, पाटलिपुत्र, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों महापद्मनाभ दोस्तों कलिंग के राजा थे, इनके मध्य ये युद्ध हुआ, ठीक है। तो जब ये युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे लोग, मैंने बताया जैसे 1 लाख लोग दोस्तों मारे गए, 1.5 लाख लोग दोस्तों इसमें क्या हुए, बंदी बना लिए गए। बहुत से सारे लोग जो थे इस युद्ध में क्या हुआ, महामारी के शिकार हुए, और बहुत से लोग वैसे भी मारे गए दोस्तों। इस युद्ध में इतना ज़्यादा प्रचंड ये युद्ध हुआ था दोस्तों कि इस युद्ध में जब इतने लोग मारे गए दोस्तों, तो वहाँ की स्त्रियाँ भी दोस्तों क्या हुई, युद्ध में अपने रक्षा के लिए या अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, शस्त्र धारण कर लिए और दोस्तों उन्होंने तलवार निकाल ली। इस चीज़ को देखकर दोस्तों अशोक थोड़ा विचलित हो गया। विचलित वो इसलिए हो गया कि हमने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारने के बाद भी दोस्तों यहाँ के लोग हमारे सामने झुक नहीं रहे, यहाँ के लोग हमसे डर नहीं रहे। तो उसके अंदर एक चीज़ आई कि हम क्यों इतना ये युद्ध कर ही क्यों रहे और इतने लोगों को हम मार क्यों रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों उसने क्या किया कि जब वो युद्ध करने के बाद युद्ध जीत गया दोस्तों, तो युद्ध जीतने के बाद दोस्तों वो क्या किया कि बहुत विचलित हो गया। और वो विचलित होने के बाद दोस्तों वो अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में ना जाकर दोस्तों अपने चचेरे भाई उपगुप्त के पास गया, जो दोस्तों पहले ही बौद्ध भिक्षु बन चुका था, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु बन चुका था, तो वो जब उपगुप्त के पास गया तो उपगुप्त ने दोस्तों उनसे पूछा कि आप अपने साम्राज्य में ना जाकर तो हमारे पास क्यों आए हैं। तो और क्योंकि उसके जो चेहरे पर, अशोक महान के चेहरे पर दोस्तों एक चिंता की लकीर और बहुत विचलित से दिखाई पड़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, उपगुप्त ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसे युद्ध को जीत कर आ रहे हैं जिसमें हमने ना जाने कितनों लोगों को मारा है,
और उससे मैं बहुत विचलित हूँ। तो जब ये उन्होंने ये चीज़ उपगुप्त को बताई तो उपगुप्त ने कहा कि युद्ध जो है आपकी इच्छा थी, आपने अपने इच्छा, अपनी लालच को पूर्ण करने के लिए दोस्तों आपने युद्ध किया, है ना। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा कारण नहीं है कि आपने युद्ध किया। आप मुझे कोई दूसरा कारण बताएं। तो उस समय क्या हुआ, अशोक जो है वो निरुत्तर हो गए, मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि वास्तव में दोस्तों जो राजा होते हैं उनका जो युद्ध करने का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होगा? या तो साम्राज्य विस्तार की सीमा, अपने साम्राज्य की सीमा बड़ी सी बड़ी बना लो। दूसरा, धन को लूटना दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्या होगा, या तो कोई व्यापारिक केंद्र हो, तो व्यापारिक केंद्र से क्या होगा दोस्तों, समृद्धि आती है, व्यापार से राजस्व ज़्यादा मिलता है। तो या कोई ऐसा भू राजस्व या कोई ऐसा सामरिक महत्व का दोस्तों कोई राज्य रहा हो जिसको जीतना हो, तो ये उनकी लालच का ही परिणाम होता है दोस्तों। तो जिससे क्या हुआ, अशोक निरुत्तर हो गए। तो अशोक को दोस्तों उपगुप्त ने, फिर अशोक ने कहा कि मैं अब धर्म का, मतलब ये जो दोस्तों क्या है, युद्ध का त्याग करने के लिए, मतलब त्याग करना चाहता हूं मैं। फिर इसके बाद वो खुद कहते हैं कि मैं इस युद्ध के बाद अगर कभी मुझे इस युद्ध का अगर अरबवा हिस्सा भी खून बहाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँगा। और वो कहता है कि युद्ध में, अशोक कहते हैं कि युद्ध में कभी भी किसी की जीत नहीं होती, चाहे वो जीता हुआ राजा ही स्वयं क्यों ना हो। ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरे इतिहास को आप पढ़ लीजिए दोस्तों, पूरे इतिहास में भी किसी, इतने बड़े राजा हुए हैं, इतने बड़े शासक हुए दोस्तों, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती। ये एक बड़े स्कॉलर थे दोस्तों, बड़े, ठीक है। ये सारी चीजें उनके, है ना, उनके इसीलिए दोस्तों उनको महान बनाती। दोस्तों आर.सी. मजूमदार एक इतिहासकार है दोस्तों, जो लिखते हैं कि दोस्तों जो यूरोप है, 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद दोस्तों, 2 विश्व युद्ध को झेलने के बाद, देखने के बाद दोस्तों, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई दोस्तों, के बाद समझ पाया कि अशोक कितने महान थे दोस्तों। मतलब दोस्तों 2 विश्व युद्ध करने के बाद दोस्तों यूरोप समझा कि दोस्तों युद्ध में कुछ नहीं रखा है। अभी भी दोस्तों यूरोप देख लीजिए, यूक्रेन रसिया देख लीजिए दोस्तों, अभी भी दोस्तों उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। तो ऐसे ही नहीं दोस्तों हम उनको महान कहते हैं, महान कहने के रीजन, उनके पीछे यही सारे रीजन है दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने, अशोक ने कहा कि मैं अब अपने साम्राज्य को नहीं, मतलब साम्राज्य में नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहीं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने, गुप्त ने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा उपगुप्त ने कि क्या आप जो मैं करता हूं, यानी उपगुप्त क्या करते भाई, भिक्षा मांगते थे जगह जगह। एक साम्राज्य क्या भिक्षा मांग सकता है? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि एक साम्राज्य, एक सम्राट जो है, वो एक राजा जो है, जो इतने बड़े राज्य का राजा हो, वो क्या किसी के सामने भिक्षा मांग सकता है? तो ये तो मुझे ना के बराबर लगता है। तो कहते हैं कि एक राजा जो है किसी के घाव दे सकता है, अपने सीने पर अस्त्र ले सकता है, बट किसी अपने अहंकार को त्याग कर दोस्तों किसी के सामने कटोरा मांग के भिक्षाम देही का उच्चारण नहीं कर सकता। बट दोस्तों अशोक ने कहा कि अशोक उनके साथ कुछ दिन रहे, और कुछ दिन रहने के बाद दोस्तों उन्होंने वहाँ पर रहे, और रहने के बाद दोस्तों फिर उपगुप्त ने कहा कि अब आप जाइए, अब आपका सिंहासन भी आपको बदल नहीं सकता। मतलब कि अब आपके अंदर क्या हुआ कि दोस्तों आपके अंदर वो परिवर्तन आ गया है जो आप चाहते थे। देखो इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने भेरी घोष, यानी भेरी मतलब क्या होता है, घोष मतलब घोषणा, और भेरी मतलब क्या होता है, युद्ध, रण दोस्तों। भेरी घोष का त्याग करके दोस्तों उसको क्या करिए, उनको धम्म घोष का उन्होंने स्थापना की दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों उनके जो धम्म है, जो उनका धम्म है दोस्तों, वो आया है। दूसरी चीज दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि हाँ, इनका धम्म जो आया, ठीक। तो ये सारी चीजें उनके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में समझनी चाहिए, इनको समझना, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बात। यानी फिर इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि बुद्ध बौद्ध धर्म को अपना लिया दोस्तों। अगर आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में दोस्तों अशोक के जीवन काल को उन्होंने 2 पार्ट में बांट के पढ़ा है, 2 पार्ट के बांटा है दोस्तों। एक में जब एक कालखंड तब तक का है दोस्तों जब तक वो क्या होते हैं, अशोक जो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते। तो जब वो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते तब उनको वो बोलते, जो बौद्ध धर्म है उनको चंडा अशोक बोलते हैं। चंडा अशोक मतलब बहुत ही प्रचंड चंड, है ना। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उनको बोलते हैं धम्माशोक,
है ना, मतलब जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उनको धम्म अशोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो बौद्ध धर्म है, इनको बौद्ध धर्म के साहित्यों में दोस्तों अशोक को दो कालखंडों में बांट के पढ़ा गया। एक तो उनका जब तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था तब तक, तब उनको चंडा अशोक बोलते थे, और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उन्होंने क्या हुआ, क्या किया कि धम्म अशोक उनको बोलने लगे। और आपको ये चीज़ भी पता चल गई कि जो बौद्ध धर्म में उनको किन्होंने दीक्षित किया था, तो खुद उनके चचेरे भाई उपगुप्त ने। ये तो मैंने स्टोरी इतनी बता दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में इतनी हो गई। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम फिर सीधे बात करते हैं कि कलिंग युद्ध आखिर किया तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, मतलब कलिंग युद्ध करने का इनका क्या रीज़न था, क्या पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों कारण की अगर हम बात करें कलिंग युद्ध के, तो दोस्तों कलिंग दोस्तों अगर जैसे आप देखें, ये दोस्तों मैं नीचे का ही बना रहा हूँ, ये दोस्तों कलिंग है, मान लीजिए सपोज दिस इज अ कलिंग। हाँ, सपोज क्या दोस्तों, ये उड़ीसा था दोस्तों, उड़ीसा में ही कलिंग था दोस्तों, तो ये कलिंग था। कलिंग दोस्तों इसका पहला अगर कारण देखें तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार इनकी नीति थी, और ये हो भी सकता है दोस्तों, हर एक राजा चाहता है कि वो उसका साम्राज्य तो हो बड़ा से बड़ा। ठीक है, पहला तो इनकी साम्राज्य विस्तार की नीति, पहला तो यही कारण माना जाता है कि युद्ध करने का, साम्राज्य विस्तार की नीति दोस्तों, पहला कारण यही माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, दूसरा कारण जो माना जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जिसको सही मान सकते हैं। दोस्तों क्या था उससे पहले तक दोस्तों, जैसे कि अगर आप इनकी स्थिति देखें तो दोस्तों ये ऐसी जगह पर बसा हुए हैं दोस्तों, उड़ीसा जो है कि जहां से बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, ये ट्रेड करते थे अपने राज्य में। ट्रेड का मतलब है उस समय दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया और ईस्ट एशिया के साथ दोस्तों हमारा बहुत बड़ा ट्रेड होता था अशोक के समय पे। अशोक के यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्ति दोस्तों जो बंगाल है वो अशोक के अंडर में आता था। बट ये दोस्तों इनका जो समृद्धि थी दिन प्रतिदिन व्यापार कारण दोस्तों बढ़ रही थी, और हर एक राजा दोस्तों चाहता है कि जो समृद्धि हो उसके राज्य की ज़्यादा बढ़े, उसके राज्य में समृद्धि आए। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने अंडर में लाने के लिए दोस्तों, पूरे भारत में का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो हमारे ही राज साम्राज्य में हो, इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, कलिंग को जीता। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने कलिंग को जीत लिया। दूसरा दोस्तों सामरिक महत्व, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्यों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कलिंग जो है इनसे दोस्तों जो दक्षिण पूर्व एशिया के दोस्तों ऐसी जगह पे था कि यहाँ से दोस्तों ये दुश्मन को रख कर और दोस्तों पूरे भारत में हो सकता है कि अब अव्यवस्था फैलाने की भी कोशिश कर सकते थे। तो ये सारे जो फैक्टर थे, हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो फैक्टर था वो ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े मात्रा में दोस्तों कलिंग का जो व्यापार है वो होता था। तो कलिंग को इसलिए दोस्तों समृद्धि, कोई भी राज्य हो जो किसी दूसरे, जिसकी सीमा दोस्तों किसी ऐसे समृद्ध राज्य से लग रही है जिसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उस राजा की निगाहें जो होगी उस राज्य पर टिकी रहती हैं। तो वो कैसे भी इन किन प्रकार दोस्तों चाहते हैं कि जीत लें, और दोस्तों पूरे साम्राज्य को जो जीत चुका वो सोच रहा था कि कलिंग को तो हम जीत ही लेंगे, और वैसा हुआ ही भी दोस्तों, उसने क्या किया, कलिंग को जीत लिया। तो दोस्तों ये कारण है। ठीक है, तो ये कलिंग की बात हो गई, ये तो जीत लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा। इधर का मतलब है कि दोस्तों सुदूर दक्षिण में, मान देखो क्या होता है, अब जब इन्होंने कलिंग को जीत लिया दोस्तों, तो कलिंग को जीतने के बाद दोस्तों सुदूर दक्षिण में जो चोल चेर पांड दोस्तों जो थे उनको क्यों नहीं जीता, क्योंकि दोस्तों अशोक के जो दूसरा शिलालेख है, अशोक का जो दूसरा बृहद शिलालेख है, उसमें उसने बताया है कि उसके जो पड़ोसी मित्र हैं दोस्तों वो चोल चेर पांड हैं, और ये भारत में ही और ये सुदूर दक्षिण में। तो जब इन्होंने कलिंग को जीत लिया दोस्तों, तो चोल चेर पांड को ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अशोक कमजोर हो गए थे। तो इसके पीछे के दोस्तों दो तरीके के इतिहासकार निकल कर आते हैं। एक इतिहासकार वो हैं जो कहते हैं कि जिनका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण उन्होंने धम्म का यानी भैरी घोष यानी युद्ध का त्याग कर दिया था, और उन्होंने धम्म का प्रचार के लिए अपना मन बना लिया था, धम्म घोष। और उन्होंने कहा था कि हम युद्ध का, अगर कलिंग के युद्ध का 1000वां हिस्सा भी अगर हमें बहाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। एक तो इतिहासकार ये हैं। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग को वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा मिल गई थी, मगर मतलब साइंटिफिक जो बाउंड्री है वो मिल गई थी। अब दोस्तों मैं अगर इनकी बात करूं तो दोस्तों ये ऐसे दो इतिहासकारों की अगर मैं बात बताऊं तो एक तो है दोस्तों रोमिला थापर। रोमिला थापर जी कहती हैं कि
उसने सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे चोल चेर पांड्य उनको क्यों नहीं जीता। अगर रोमिला थापर की बात करें तो वो कहती हैं कि अशोक को, रोमिला थापर कहती है कि अशोक को वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा मिल गई थी, उनके राज्य की वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा मिल गई थी। ये कौन कहती है? ये रोमिला थापर। ये मैं आपको बहुत ही ऐसी चीज बता रहा हूं दोस्तों, वो आप पढ़ के देख लीजिए कहीं पे दोस्तों, बहुत कम लोग बताएंगे आपको ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, जो दूसरे जो थे नयनजोत लहरी दोस्तों, ये दोस्तों नयनजोत लहरी जी जो कहती हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इस वजह से इन्होंने सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे उनको नहीं जीता। हृदय परिवर्तन की वजह से इन्होंने सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे उनको नहीं जीता, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों, तो रोमिला थापर जी जो कहती हैं कि भौगोलिक सीमा, इनको वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा मिल गई थी, तो ये दोस्तों मतलब देखो कैसे, ये क्या तर्क देती हैं, तर्क देने का इनका आधार क्या होता है दोस्तों। जैसे इनका जो अशोक का जो साम्राज्य था वो अगर वेस्ट की ओर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान इनका यानी हिंदू कुश इनकी लास्ट सीमा थी, और दोस्तों फिर इधर अगर हम ईस्ट की ओर जाएं तो असम इनका लास्ट, असम से पहले दोस्तों असम इनके राज्य में नहीं था। दूसरा दोस्तों ये सुदूर दक्षिण, ये सारा क्षेत्र इनका था, और कलिंग को दोस्तों इन्होंने जीत लिया, तो ये चीज, ये पूरी सीमा इनके अंदर आ गई। अब दोस्तों इन्होंने तर्क ये दिया कि अगर वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा का मतलब यह है कि इन्होंने तर्क ये दिया कि हिंदू कुश के अगर हम पार जाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, साम्राज्य तो हम बड़ा बना लेंगे, अपना साम्राज्य जीत लेंगे, बट वहां से हमें साम्राज्य विजय अभियान करने से कोई फायदा नहीं होगा। अशोक को कोई फायदा नहीं दिख रहा था। फायदा नहीं दिखने का मतलब है कि ये इतना उपजाऊ या यहां से इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता दोस्तों, और किसी भी क्षेत्र को अगर हम जीत लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि हमको वहां का प्रशासनिक कार्य भी देखना पड़ता है, फिर क्या होता है हमें वहां पे खर्च करना पड़ता उल्टा। और इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने जो अशोक है उन्होंने हिंदू कुश के इधर दोस्तों साम्राज्य विस्तार की योजना नहीं बनाई, क्योंकि दोस्तों उनको लग रहा था कि अब हमें अपना साम्राज्य अधिक विस्तार न करने की जगह साम्राज्य का कंसोलिडेशन यानी साम्राज्य का संगठन करना बहुत जरूरी है, साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी है, ऐसा रोमिला थापर जी कह रही हैं। इधर भी असम में देखो, अगर असम के इधर देखा जाए तो दोस्तों इधर भी कोई ऐसी, देखो इधर क्या था कि यहां से दोस्तों असम तक के इलाके को इन्होंने इसलिए जीता क्योंकि यहाँ का इलाका जो था, जो हाथी हैं और जो जंगली जो लकड़ियां हैं दोस्तों, ये पर्याप्त मात्रा में दोस्तों यहां से मिलती थी। और असम वाला जो इलाका था दोस्तों, वहां पे कोई ऐसा बड़ा साम्राज्य भी नहीं था, और वहां पे ट्राइबल जनजाति लोग रहती थी, जिन पर विजय करके दोस्तों अशोक को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला था। फिर वही मैं बात बताऊंगा कि अगर मैं युद्ध करते भी, उधर जीतते भी, जीत तो लेते, कोई बड़ी अड़चन नहीं आती, बट दिक्कत वही होती कि फिर साम्राज्य विस्तार करते तो फिर क्या होगा, साम्राज्य को अंडर में लेते, उसमें क्या करते दोस्तों, उसका प्रशासन संभालते। तो ये सब चीजें उनको फायदे में नहीं लग रही थी, बल्कि उनका साम्राज्य रेवेन्यू जाता ही दिखता, ठीक है ये चीजें। और सुदूर दक्षिण में अगर हम बात करें दोस्तों, उन्होंने इसलिए नहीं जीता रोमिला थापर के अनुसार कि दोस्तों ये जो इलाका था उस समय दोस्तों ये इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं था, यहाँ इतनी ज्यादा समृद्धि नहीं थी, और ये इलाका अपने आप में दोस्तों बहुत पिछड़ा हुआ, ऐसा कहती है रोमिला थापर जी, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने इस चीज को नहीं जीता, मतलब ये पूरे साम्राज्य को इन्होंने, इसके बाद दोस्तों ये क्या है, सुदूर दक्षिण को नहीं जीता। तो ये दोस्तों रोमिला थापर का ऐसा कहना है कि इनको वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा मिल गई। दोस्तों एक चीज मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा क्या अशोक को पता थी कि यहां तक ही हमारी वैज्ञानिक, क्योंकि उस समय तक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा का, कि क्या हिंदू कुश पर्वत ने कहा था कि हम बस आपकी वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा हो गए, इसके बाद आपको युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये चीजें जो हैं वो रोमिला थापर जी द्वारा गढ़ी हुई उनकी अपनी सोच थी, जिसको दोस्तों कुछ हद तक हम सही मान भी सकते हैं, बट पूरी तरीके से इसको हम सत्य नहीं मान सकते कि दोस्तों अशोक ने वैज्ञानिक भौगोलिक सीमा का कोई कॉन्सेप्ट गढ़ा भी होगा, या उसके किसी अभिलेख में दोस्तों हमको ये सारी चीजें नहीं सुनने को मिलती। तो दोस्तों हम कैसे इस तर्क पे निकल आए, तो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में, ठीक है। ये तो इनको हम पूरी तरीके से इस बात को हम लोग खारिज भी नहीं करते और पूरी तरीके से इनके बात को सत्य भी नहीं मानते, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नयनजोत लहरी, जो मानती है दोस्तों कि हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने इस जो ये सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है इस पर दोस्तों अपना प्रशासन, अपना साम्राज्य स्थापित और इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की, ठीक है। हृदय परिवर्तन का मतलब यही है दोस्तों
कि दोस्तों वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि इस समय दोस्तों इस समय यहाँ दोस्तों की समृद्धि नहीं थी। वो कहती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब दोस्तों क्या था, अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था, और हृदय परिवर्तन के कारण उसने कहा था दोस्तों, अपने 13वें शिलालेख में कहा था कि दोस्तों मैं अगर इस कलिंग के युद्ध का अगर 1000वां हिस्सा भी अगर मुझे बहाना पड़े तो भी मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँगा, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती, चाहे वो विजित शासक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये नयन ज्योत लहरी का मानना है कि हृदय परिवर्तन के कारण इन्होंने दोस्तों सुदूर दक्षिण के राज्यों को नहीं जीता। तो ये दोस्तों कुछ कलिंग युद्ध उनके बाद को हम लोग दोस्तों करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अशोक को हम लोग दोस्तों महान कहते हैं। महान कहने का हमने क्या वही बताई चीज़ें, किसी साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बना लेना एक, ठीक है, वो महानता नहीं होती। महानता दोस्तों इसी बात पर होती है कि हम कितने लोगों को समाज में कितने लोगों के लिए हम कुछ कर पाते हैं, समाज के हम देश के लिए हम कितना कुछ कर पाते हैं, या हम किसी के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत कर पाते हैं, ये चीज़ें महानता की होती। क्योंकि दोस्तों जब साम्राज्य विस्तार किया जाता है ना दोस्तों, तो पता नहीं कितने लोगों को दोस्तों हम कुचल के जाते हैं, और पता नहीं कितने लोगों के दोस्तों घर उजड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, इसी सब चीज़ों से प्रभावित होकर दोस्तों अशोक ने दोस्तों धम्म की अपना धम्म का सिद्धांत दिया, जिसमें वो कहते हैं किम चा धम्म, है ना, धर्म क्या है दोस्तों, है ना, वो कहते हैं किम चा धर्म, यानी धर्म क्या है। तो धर्म में वो कहते हैं कि समाज का कल्याण, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को सम्मान करना, ये सब चीज़ें दोस्तों कहते हैं कि ये धर्म है। और वो कहते हैं कि किसी को भी अपने धर्म की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने धर्म की बढ़ाई कर रहा होता है तो किसी दूसरे धर्म की बुराई भी कर रहा होता है ना। तो ये सब चीज़ें उनकी महानता, ये जो आज के जो प्रशासन, आज के जो सिद्धांत है, आज की जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो उनका जो पंचशील सिद्धांत है दोस्तों, उन्होंने भी कहा था कि ये जो पंचशील सिद्धांत है वो हमने अशोक के धम्म से ही लिया है दोस्तों। तो ये उनकी वास्तविकता, ये उनका क्या कहते हैं, उनका समाज में ये उनकी उपयोगिता है, ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अशोक महान है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमने अशोक के बारे में इतना कुछ डिस्क्रिप्शन किया, जो दोस्तों आप अगर कोई क्वेश्चन भी लिखना चाहें दोस्तों धम्म के बारे में, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को विराम देते हैं दोस्तों, और हम कल मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको अगर बता दूं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों उधर वो जो लाल वाला बटन होता है उसको दबाओ नहीं तो उसके साथ कबड्डी खेलो, कुछ भी करो दोस्तों, बट उसको दबाओ, है ना। उसमें बेल प्रेस भी कर दो दोस्तों, ताकि दोस्तों क्या हो कि जो भी वीडियो मैं यहाँ अगर अपलोड करता हूँ या मैं जो कराता हूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, यही मेरी से आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं इसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से आज मैंने पढ़ाया, आगे भी मैं चीज़ें आपको इसी तरीके से देता रहूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं। कल दोस्तों कल कुछ तो संडे, कल तो क्लास नहीं रहेगी, बट कल हम कुछ नया डालेंगे, आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, कल हम कुछ करेंगे, कुछ नया दोस्तों सोच रहे हैं। संडे को हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो दोस्तों आपके लिए किसी पेपर के लिए उपयोगी रहेगा। मैं वो टॉपिक आपको ले डालूंगा, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो रहेगी, आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी उस पर। ठीक है, तो वो कल हम करेंगे। बट दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और घर पे सुरक्षित रहिए दोस्तों। इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। बाय, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।